अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। हज 2024 की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। हिंदुस्तान से तकरीबन 1,75,000 आज़मीन हज इस साल मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होंगे। पिछले कुछ बरसों से हज ऑपरेशन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन हो रहा है। इस मंत्रालय को इन दिनों स्मृति ईरानी देख रही हैं। अगस्त 2016 तक हज ऑपरेशन विदेश मंत्रालय के अंतर्गत हुआ करता था। इन बातों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हज ऑपरेशन से जुड़े ऐसे कई लोग हैं जो उन दिनों की यादों को अपने मन में आज भी संजोए बैठे हैं। वे बड़े एहतराम से उस शख्सियत को याद करते हैं जिसका इस्लाम धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उस शख्सियत का ताल्लुक़ किसी सेकुलर पार्टी से भी नहीं था। उसका संबंध उस पार्टी से था जो आज हिंदू धर्म की संरक्षक बनने का सियासी दावा कर रही है और उसके लठैत जय श्री राम का नारा लगाते हुए कभी किसी मुस्लिम महिला को सरेआम हूट करते हैं तो किसी निहत्थे मुसलमान को पकड़कर राम का नाम लेने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं सुषमा स्वराज की, जो विदेश मंत्री रहते हुए हज मंत्री भी थीं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली मौजूदा हज मंत्री स्मृति ईरानी से वो अलग थीं। हम इन दोनों के फ़र्क को आगे बताएंगे। उससे पहले हज 2024 का अपडेट ले लेते हैं। बिहार से हम लोगों ने 3,822 लोगों के दरख्वास्त हमारे बिहार स्टेट हज कमेटी में दस्तयाब हुए हैं, जिसमें 2190 हमारे मेल हजरात हैं और 1630 फीमेल कैंडिडेट है और 2 इन्फेंट है जिनकी उम्र 2 साल से कम है। दूसरा मरहला ये है कि अब हाजियों का ट्रेनिंग के ज़िम्मेदारी हाजियों के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फाइनल इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में रकम हज कमेटी ऑफ इंडिया में जमा होते हैं। हो सकता है कि जैसे पिछले साल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 81,800 जमा किए गए थे, तो इस साल भी 81,800 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करना पड़े। तो उम्मीद है कि 1 फरवरी से हम लोग का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। जितने भी हमारे ज़िला वाइज फील्ड ट्रेनर्स हैं जो हाजियों को ज़िला के अंदर में ट्रेनिंग देते हैं और हाजियों से रूबरू होते हैं, उनका भी चयन हम लोगों ने 30 लोगों का हम लोगों ने चयन कर लिया है। और लिहाजा सिर्फ इंतज़ार ये है कि जब भी ये डेट दिल्ली से आए तो हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं वो लोग 2 दिन के ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाएंगे और वहाँ से ट्रेनिंग के बाद हम लोग इंशाल्लाह पूरे ज़िला वाइज हम लोग ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। लिहाजा हम लोग की भी कोशिश रहेगी कि रमज़ान से पहले हाजियों की 2 ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाए। आगे किसी भी किस्म के कोई भी अपडेट्स आएंगे तो हम लोग तमाम अपने आज़मीन हज को अपडेट आपके हवाले से किया जाएगा। क्या वजह लगती है तादाद कम? इस बार जैसे तादाद जो हम लोग के 30% हाजियों की तादाद हमारे बिहार से कम हुआ है, इसका हमें जो मेन मुद्दा हमें ये लगता है कि इस बार तमाम हाजियों को किसी भी एम्बार्केशन पॉइंट से फ़ार्म भरने की इजाज़त मिल गई है। पहले ये होते थे कि जैसे हमारे जितने भी बिहार के रहने वाले आज़मीन हज होते थे तो वो बिहार से दरख्वास्त भरते थे। अब तो जैसे कोई भी लोग कहीं पे भी काम कर रहे हैं, वो अपने मन पसंदीदा एम्बार्केशन पॉइंट से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं और अपना हज का आवेदन हज कमेटी को जमा कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 3822 का जो ये फिगर हमारे पास है, ये हमारे बिहार से लोग भरे हैं। जैसे हमारे बिहार के लोग दिल्ली में या मुंबई में या कलकत्ता में कहीं भी स्टेट में रह रहे हैं, तो वो लोग अपना फॉर्म वहाँ से भी कुछ लोगों ने काफ़ी तादाद में भरे हैं। तो लिहाजा इस बार जो बिहार से जो लोग भरे हैं उसकी तादाद हमें यहाँ पे कम दिख रही है। बिहार का मतलब है कि बिहार स्टेट हज कमेटी से। अब बात करते हैं स्मृति ईरानी और सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हज ऑपरेशन से जुड़े लोग उन्हें अच्छे नामों से याद करते हैं।
हज और हाजियों के तई सुषमा स्वराज का जो एहतराम था, आज़मीन हज की समस्याओं को दूर करने के तई उनकी जो दिलचस्पी होती थी, वो उन्हें एक सेक्युलर लीडर की पहचान देती थी। बिहार स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन अलहाज अब्दुल हक ने बिहार लोक संवाद से बीजेपी की इस वेरी नाइस लेडी के बारे में ख़ास बातचीत की। मैं खुद भी सेंट्रल हज कमेटी में जब मैं था तो उस दौर के अंदर में विदेश मंत्रालय सुषमा स्वराज जी के पास थे। उनके भी एक बहुत बड़े रोल रहते थे हज को लेकर। वो हज को इतना प्रायोरिटी पे वो डील करती थी कि हज के कोई भी मामला उनके सामने जाते थे तो वो बिना देरी किए वो एक अप्रूवल के साथ वो देती थी। और हज को लेके उनका एक इतना पॉजिटिव सोच था। तो आज भी हम लोग वो दौर देखते हैं, क्योंकि हमें याद है कि जिस वक्त हज कमेटी की टर्म ख़त्म हो रहे थे तो उन्होंने 4 महीने पहले ही सेंट्रल हज कमेटी का नए कमेटी का गठन कर दिया था। जैसे ही एक कमेटी का टर्म ख़त्म हुआ, उसके दूसरे दिन दूसरी कमेटी आके चार्ज लेके उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। और उस वक्त भी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी भी ही थे। उस वक्त हम देखते थे जो भी सीईओ आते थे, डिप्टी सीईओ आते थे, उनको 3 साल पूरा वो अपना टर्म पूरा मुकम्मल करते थे। और उसके बाद भी उनके अच्छे काम को देखते हुए विदेश मंत्रालय के तरफ से उनको 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया जाते थे। पहले सुषमा स्वराज जी थी तो उनके टर्म में हम देखते थे वो हज को लेके इतना पॉजिटिव थी कि कोई भी हज के कोई भी फाइल में कोई देरी नहीं होता था, कोई वो नहीं होते थे। कोई भी मीटिंग होते थे तो उन्हीं के एक फ़ैसले पे हज के लिए एक सेपरेट जॉइंट सेक्रेटरी का एक पद उन्होंने रखा था कि हज के लिए सेपरेट जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। पहले सुषमा स्वराज जी के टाइम में ये हुआ था कि हर साल हज कॉन्फ्रेंस तो पहले हुआ करते थे। हज मुकम्मल होने के बाद उसी के 1 महीने 2 महीने के अंदर में ही हज कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर में मंत्रालय के अफसरान और मिनिस्टर के बीच में ये हज कॉन्फ्रेंस होते थे। और लिहाजा उन्हीं की एक पहल पे हज 2015 का हज कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट के अंदर में हुआ। उससे पहले भी हज कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में वो कराती थी। हज 2015 में जब मीना स्टैम्पेड हुआ था, मीना स्टैम्पेड से पहले क्रेन एक इंसिडेंट हुआ था, तो उस वक्त हमें याद है कि उस वक्त हज कमेटी की तरफ से मैं भी खुद डेलीगेशन में हिस्सा लिया था। और उस वक्त जब क्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो उनका एक पहला था कि जो भी डेलीगेशन 1 हफ्ता बाद जो जा रहे हैं उनको फ़ौरन से डेलीगेशन को पहले रवाना कर दिया। तो जैसे ही वो क्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने अपने डेलीगेशन को पहले ही रवाना कर दिया था मक्का के लिए। मैडम में ये भी खासियत था कि वो डेली क्रेन इंसिडेंट का या मीना स्टैम्पेड का वो दिन भर में 3 दफ़ा 4 दफ़ा उनके पर्सनल फ़ोन आते थे तमाम हज कमेटी के मेंबरान के पास और वहाँ के इंसिडेंट के बारे में जानकारी लेते थे। और हम लोग को भी एक अच्छा लगता था कि दिल्ली से एक विदेश मंत्रालय की तरफ से हम लोग को फ़ोन आ रहे हैं, मिनिस्टर के फ़ोन आ रहे हैं, हम लोग भी उनको बढ़ चढ़ के अपडेट्स देते थे और जो भी परेशानी होते थे उनके ज़रिए काफ़ी हम लोग हल करते थे। कुरान के जब आयते पढ़े जाते थे हज कॉन्फ्रेंस के अंदर में तो वो बड़े एहतराम से और इज़्ज़त के साथ वो बैठती थी और हम लोग भी थोड़ा देर के लिए देख के उनको चौंकते थे, मगर ये था कि उनके अंदर में एहतराम तो काफ़ी था। और उनमें हम लोग आज भी याद करते हैं कि वो उर्दू और इतने बढ़िया अल्फाज में वो बात करती थी, तो हम लोग को भी थोड़ा देर के लिए लगता था कि अदर कास्ट से मैडम आती हैं और इतना फ्लुएंट उर्दू बात करती है और हज को लेके इतना पॉजिटिव थी। और क्योंकि हज का एक जो मेन मुद्दा है उनसे हम लोग सुनते थे कि भाई ये तो
अल्लाह के मेहमान हैं, इनको कोई किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो इसी एहतराम के साथ वो काम करती थी और आज भी उनको यही सब कामों के साथ तमाम स्टेट के चेयरमैन और जो पुराने सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर हैं वो लोग आज भी इस चीज़ को याद करते हैं। अब थोड़ा जिक्र मौजूदा हज मंत्री का भी। आपको एक बात बताते चलें कि केंद्र सरकार में जो अल्पसंख्यक मंत्री होता है वो सऊदी अरब में हज मंत्री के तौर पर जाना जाता है। इसी हैसियत से स्मृति ईरानी ने पिछले दिनों सऊदी सरकार के साथ भारत के हज कोटा को लेकर हुए समझौते पर दस्तखत किए थे। इस मौके पर उन्होंने मदीना का दौरा किया था, जिसके बाद वो विवाद में आ गई थीं। उन पर आरोप लगा कि मस्जिद नबवी जैसे मुक़द्दस मुकाम के बेहद करीब होने के बावजूद उन्होंने एहतरामन अपने सर पर आंचल नहीं रखा। उन पर इल्ज़ाम है कि वक्फ संपत्ति के संरक्षण के प्रति वो गंभीर नहीं हैं। कहा जाता है कि हज भवन में संचालित अल्पसंख्यक के लिए विशेष कोचिंग व्यवस्था को वो पसंद नहीं करती। हज ऑपरेशन में भी उनकी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। यही वजह है कि पिछले कई साल से हज कमेटी ऑफ इंडिया का गठन नहीं हुआ है। ये हालत तब है जब सुप्रीम कोर्ट कमेटी के गठन को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस दे चुका है। इस विषय पर बिहार लोक संवाद ने कुछ दिनों पहले एक तफसीली रिपोर्ट जारी की थी। कमेटी का गठन नहीं होने की वजह से हज ऑपरेशन राम भरोसे चल रहा है और इसका खामियाजा हज़ारों आज़मीन हज को हर साल भुगतना पड़ रहा है। इस बार भी हम लोग देख रहे हैं 2 साल से हज 2022 में भी हाजी गए, उसके बाद में कोई हज कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। फिर हज 2023 में भी हाजी गए, उसके बाद में भी कोई हज कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। तो लिहाजा हाजियों की बात हम मंत्रालय तक हम कैसे अपनी पहुंचाए। अब हम लोग तो खत व किताबत से हम लोग मुंबई को लिखते हैं और मुंबई से ही मगर ये था कि हाजियों की परेशानी कम से कम मंत्रालय तक पहुँचे और उसको दूर करने का काम किया जाए। मगर हमारा सेंट्रल हज कमेटी के अंदर में ना सीईओ है, ना डिप्टी सीईओ है, ना चेयरमैन है, ना उनके कोई मेंबरान उसके अंदर है। तो ये सब देखते हुए तो हम लोग को ये भी डर रहता है कि इसका खामियाजा ऐसा ना कि हाजियों को भुगतना पड़े, क्योंकि पिछले साल अचानक से 1.5 लाख रुपए रकम बढ़ गए, जिसके कारण से उसी का असर इस बार हज में ये दिखा कि तमाम स्टेट के अंदर में हाजियों की तादाद गिर गई। एक ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार स्टेट से ही हाजी की तादाद गिरी है। आप वो लिस्ट उठा के देखिएगा सर्कुलर 5 का, तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि तमाम स्टेट के अंदर में ये गिरावट हाजियों की दिखने को मिली है। तो लिहाजा हमें भी उम्मीद है कि सरकार इलेक्शन से जाने से पहले कम से कम सेंट्रल हज कमेटी का पूरी तरीके से गठन कर दे, ताकि उसके अंदर में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नुमाइंदा उसमें रखते थे, ताकि फुल फ्लेज में कमेटी रहे, ताकि हाजियों के हित में काम हो सके। लोकसभा का चुनाव सर पर है। बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाए गए राम मंदिर और उसमें पीएम मोदी द्वारा स्थापित की गई मूर्ति की छवि हिंदुओं के दिलो दिमाग में बैठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, ताकि वे बिना कुछ सोचे समझे राम के नाम पर बीजेपी को वोट देने के लिए दौड़ पड़े। ऐसे में हज कमेटी ऑफ इंडिया के पुनर्गठन के बारे में सोचना ख्याली पुलाव पकाने के बराबर है। बल्कि एक सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा होगा कि पिछले साल की तरह इस साल भी अगर नीतीश कुमार पटना स्थित हज भवन में आयोजित होने वाली हज दुआया तकरीब में शरीक होते हैं, तो क्या उनके दाएं या बाएं सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा में से कोई एक बैठेंगे और आज़मीन हज और मुल्क की सलामती के लिए हाथ उठाकर दुआ करेंगे? इस सवाल पर आप भी मंथन कीजिए। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।